हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का जियोग्राफी जो बिहार बोर्ड का है। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे जो स्थिति एवं विस्तार चैप्टर का नाम है, जो हम लोग बहुत ही इजी शब्दों में समझेंगे और साथ में इस चैप्टर का आपको नोट्स भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें और यहाँ से आपको इस वीडियो में जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स बाय नोट्स मिल जाएगा। और साथ में आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाते हुए और बताते हुए चलेंगे। वैसे तो आपका नोट्स आपका पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप उससे भी उसको इजीली 1-2-3 बार पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को 1-2-3 बार देखिए तो आपको ये पूरे फैक्ट्स इस चैप्टर में क्या क्या है सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप सभी फटाफट से बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और हाँ, आप सभी को हम ये बता दें कि इस चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चन है वो भी हमने करा रखा है, जो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। यदि आप लोग चैनल पे जा करके यदि आप लोग प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत का नाम आखिर भारत क्यों पड़ा, आखिर भारत में ऐसे क्या चीज थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स है जिसमें हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इस पॉइंट में कि सिंधु घाटी की जो प्राचीन सभ्यता है वो भारत में विकसित हुई थी, और ये बिहार में स्थित वैशाली एक जगह है, ध्यान रखेंगे, वैशाली जो विश्व का पहला गणराज्य है। आप ये फैक्ट को ध्यान से समझेंगे। कहता है कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि विश्व का पहला गणराज्य कहाँ है, या विश्व का पहला गणराज्य किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए में दिया जाएगा बिहार, ऑप्शन बी में दिया जाएगा यूपी, ठीक है ना, ऑप्शन सी में यहाँ पे दे दिया मान लो एमपी, ऑप्शन डी में दे दिया आपको झारखंड। तो ये सभी ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ विश्व का पहला गणराज्य विकसित हुआ था, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत में ही विकसित हुई थी। तो ये पूरे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि भारत का विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को नोट करेंगे कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, और भारत के नाम पर जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। ध्यान रखेंगे ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। आपको क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत के नाम पर कौन से महासागर हैं, या हिंद महासागर के नाम से कौन से देश हैं। तो आपको ध्यान में आना चाहिए वो देश आपका भारत है, और महासागर के नाम की बात करें तो वो आपका हिंद महासागर है। चलते हैं अगले फैक्ट्स पे। अगला फैक्ट्स कहता है कि यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पे आपको समझना एक पॉइंट को कि भारत कौन से देश या कौन से जगह पे स्थित है। तो ये जो भारत स्थित है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हम आपको मैप पे भी इसको दिखा सकते हैं, थोड़ा सा चलिए मैप पे आपको बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैप में यहाँ पे हमने ये बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है ना, ये आपका है भारत। देखो इस जगह पे आपका कौन सा देश है, भारत। और ये पूरा जो आपको ये मैप दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आपका पूरा मैप दिख रहा है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका एशिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एशिया, और एशिया के किस जगह पे है, तो ये दक्षिण वाले साइड में है। तो भारत की स्थिति इसी जगह पे है। आप इसको अच्छे से जरूर समझिए। हम आगे के वीडियो में या आगे के इसी वीडियो में हम आपको इस मैप के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं।
हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि जो भारत है वह दक्षिण एशिया में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भारत की स्थिति को लेकर के। तो आइए भारत की जो स्थिति देखा जाता है तो आपको ये बता दें कि ये तो एक विशाल देश है ही। इसका जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है या भारत क्या मुख्य भूभाग कितने दूरी तक फैला है, तो आपको बताना होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। ये अपना भारत का यहाँ पे स्थिति को दर्शाता है। भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो ये आपका दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, या इसका कहीं कहीं नाम लिखा जाता है कन्याकुमारी। तो ये दोनों सेम चीज है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़िए, तो इसी में कहता है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। आपसे यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा कि कर्क रेखा क्या होता है या कर्क रेखा कहाँ है, तो आप इसकी स्थिति को भी बता सकते हैं। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे 2 भागों में बांटती है। ये हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इसकी स्थिति को मैप के माध्यम से। तो चलिए हम लोग मैप पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कर्क रेखा है वो कौन सी है। तो देखिए ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाले जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है यही वो कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, डिवाइड करता है, और इसी को बोला जाता है कर्क रेखा। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, यही है और इसी के थ्रू इसे बांटा जाता है। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अगला पॉइंट जो है वो आकार को दर्शाता है। अब आइए आकार को देख लेते हैं कि भारत की जो आकार है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, ये 2.4% है। ये आपको बहुत अच्छे से जेहन में याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल किसका, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 2.4% है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो भारत की स्थल सीमा रेखा को देखेंगे कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी जगह को टच करती है और किस तरीके से वो फैली हुई है। तो आइए अब देखते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो बहुत बड़ा ही है, बहुत बड़ा विशाल कह सकते हो, बहुत बड़ा विशाल है। और इसकी जो स्थल सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। अब यहाँ पे तटीय और स्थल रेखा दो आपको यहाँ पे शब्द मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो स्थल सीमा कहने का मतलब जिसको हम लोग भूमि बोलते हैं, तटीय सीमा रेखा कहने का मतलब जिसमें हम लोग समुद्र को शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुना है, यानी सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे स्थल सीमा रेखा देखने को मिलेगा और वो भारत की है। स्थल सीमा रेखा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई आप देख सकते हैं, तो ये 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखना है आपको, स्थल सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और वही हम लोग आगे बात करें तो इसका जो मुख्य तटीय सीमा रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। आपको ध्यान में रखना है, जेहन में चीज याद रखना है कि भारत का जो स्थल सीमा रेखा है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है।
और तटीय सीमा रेखा कितना है, तो ये 6100 किलोमीटर लंबा है। भारतीय जो द्वीप हैं उनकी तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। चलिए एक चीज यहां से आपको ध्यान में रखना है, एक फैक्ट्स भी ध्यान में रखना है। भारत की जो मुख्य तटीय रेखा है, सीमा रेखा है, वो 6100 है, लेकिन यदि हम लोग द्वीपों की जो तटीय सीमा रेखा है उसको यदि हम लोग शामिल कर दें तो इसकी जो कुल लंबाई वो बढ़ जाती है और बढ़ करके ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखना है ये चीज आपको। आगे बढ़िए तो कहता है कि भारत की जो स्थिति है मोटे तौर पर वो त्रिभुजाकार है, यानी भारत त्रिभुजाकार है, यानी ये त्रिभुज के आकार के जैसा है। इसका उत्तरी भाग है वो बहुत चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। और इसको हम मैप में भी आपको दिखा सकते हैं, तो चलिए मैप से भी हम लोग रूबरू हो लेते हैं। तो चलिए ये रहा अपना भारत। अब भारत में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसकी स्थिति को। तो देखिए ये अपना भारत है और भारत में यहाँ पे आप देखेंगे इसकी स्थिति, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये पतला होता चला गया है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो उत्तरी और दक्षिणी एरिया, सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग याद रखेंगे। ऐसे तो आपको पता होगा ऊपर वाला क्या होता है उत्तर और नीचे वाला क्या होता है इसका दक्षिण। क्या होता है दक्षिण। तो आप इसको देख सकते हैं नीचे की एरिया को, और साथ में ये वाला जो होता है वो क्या होता है पप्पू, याद रखेंगे पप्पू, यानी कहने का मतलब प से, ठीक है ना, प से पश्चिम और पू से पूरब, यानी ये पूरब से और पश्चिम की जो एरिया है ये थोड़ा चौड़ा होते गया है। ये चीज हमने आपको अभी इसमें समझाया था और इसमें आपको बताया भी था, ठीक है ना। अब चलते अगले फैक्ट्स की ओर। अगला फैक्ट कहता है कि सबसे अंतिम छोर पर भारत की जो मुख्य भूमि है वो अंतरिप के रूप में ले लिया है, जिसे हम लोग कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो अभी हमने आपको पहले भी समझाया था। चलते आगे की ओर। और हम लोग समझते हैं यहाँ पे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव कैसे पड़ा है, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है दोनों लगभग एक जैसा है, और दोनों की बात करें तो ये 30 डिग्री है। ध्यान रखना दोनों कितना है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। ध्यान रखना है भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, लेकिन देखने में या इसकी जो विस्तार है वो लगभग समान है, और वो समान है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, लेकिन ये दूरी में इक्वल नहीं है, दूरी में ये समान नहीं है। और इसका कारण भी कि इसका कारण क्या है कि इसका जो पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी है वो समान रहती है, लेकिन अंतर जो देशांतरीय दूरी है जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वो कम होती जाती है। इसके कारण भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है। ध्यान रखना ये चीज को। लेकिन अगर हम लोग मैप की बात करें तो मैप में हम लोग इसके जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है दोनों लगभग समान पाते, दोनों लगभग हम लोग यहाँ पे इक्वल पाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स कहता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ध्यान रखना अपने ही देश में, ठीक है, यानी पूरे भारत में ही कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे स्थानीय यानी सभी जगह इक्वल समय है, तो उनके पास 2 घंटे का समय का अंतर है। अब वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है और सेकंड आपका कच्छ है। कच्छ जिसको हम लोग राजस्थान भी कहते हैं, कच्छ का रन, ठीक है ना। अब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, कहने का मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कहने का मतलब सूर्य उगना, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होता है यानी उगता है, उस समय कच्छ में क्या होता है, अंधेरा रहता है, और वहां 2 घंटे के बाद क्या होता है, सूर्योदय होता है। यानी कहने का मतलब मेरा है ना कि अरुणाचल प्रदेश में यदि 5 बजे सूर्य उग जाता है या सूर्य दिखाई दे देता है, तो वही आपका जो राजस्थान के कच्छ है वहां पे आपको 2 घंटे के बाद यानी 7 बजे सूर्योदय होता है। सोचो ये भारत में ही ऐसे स्थिति है।
और ऐसे में दोनों में जो देशांतरीय विस्तार हो जाता है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? तो 30 डिग्री का होता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले फैक्ट्स की ओर। अगला फैक्ट्स कहता है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। यानी पृथ्वी एक चक्कर करने का मतलब 24 आवर में जब चक्कर लगाती है, एक बार पूरा गोल घूम जाती है तो 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और 1 डिग्री देशांतर पार करने में उसे लगभग 4 मिनट का समय लगता है। और यही रीजन है कि सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री का अंतर है। अतः 30 डिग्री गुने 4 मिनट बराबर 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा हुआ। ठीक है ना, ये 2 घंटा का अंतर हुआ किसमें? तो सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स कहता है यहाँ पे कि भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, जिसको हम लोग मानक याम्योत्तर भी बोलते हैं, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितना है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखना है, ये भारत की मानक देशांतर रेखा है जिसको याम्योत्तर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? याम्योत्तर और या मानक देशांतर रेखा। और ये कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के एक जगह है नैनी, इससे होकर ये गुजर जाती है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स कहता है कि कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो कर्क रेखा है वो एक तो अपने पड़ोसी राज्य झारखंड है। पड़ोसी राज्य क्यों हमने यहाँ पे लिया है? क्योंकि हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं और बिहार झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, तो इसके नाते यहाँ पे इसको लिया गया है कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी और एक पड़ोसी देश है पूरे भारत का जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, इससे यह क्या होता है? इससे पार होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा। आगे के पॉइंट्स देखें तो अगला पॉइंट्स कहता है कि भारतीय मानक समय, जिसे हम लोग ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, वो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में 2 घंटा पहले होता है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, क्या समझते हैं ये पॉइंट्स में। कहता है ना कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से लिया गया है या ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से है, जो 5.5 घंटा क्या है? आगे चलता है। और भारत की जो मानक समय है यानी भारत की जो घड़ियां हैं सभी जगह एक ही समय बताती है। जैसे बात करें तो अभी 7 बज रहा है, ठीक है ना। तो भारत के सभी जगह यानी कहने का मतलब जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, उन सभी राज्यों में 7 ही बजा होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि यदि हम लोग सूर्योदय से तुलना करें, किससे? सूर्योदय और सूर्यास्त से। सूर्योदय कहने का मतलब सूर्य उगने और सूर्यास्त कहने का मतलब सूर्य डूबने। तो सूर्योदय से अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी राज्यों की तुलना में कक्ष में 2 घंटा पहले होता है। क्या होता है? 2 घंटा पहले से होता है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि यदि 7 बजे सूर्योदय होता है तो यही जो कक्ष है वहां पे कितने बजे होगा? 9 बजे। तो यहाँ पे जो 2 घंटे का डिफरेंस है ये सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त को लेकर के है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग घड़ियां की समय की बात करें तो सभी जगह क्या है? इक्वल है। चलते अगले फैक्ट्स की ओर। अगला फैक्ट्स कहता है कि केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। ये नोट करने वाली पॉइंट है और ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है कि केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर आता है? तो ये आपका आता है कितने? 45 मिनट का अंतर। जबकि अगर हम लोग लेह लद्दाख की राजधानी की बात करें तो यहाँ आपको 5 घंटे का अंतर पाया जाएगा। सोचो कितने?
5 घंटे का अंतर पाया जाएगा, लेह जो लद्दाख की राजधानी है। लेकिन अगर हम लोग केरल की बात करें तो वहाँ 45 मिनट का अंतर आता है। ये क्यों होता है, ये किसके कारण है? कभी दिमाग में आप ये प्रश्न आया आपके मन में? नहीं आया ना। इसका रीजन है सूर्योदय और सूर्यास्त में जो समय लगता है, इसके वजह से। चलते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। अगला जो फैक्ट्स हम लोगों का है वो यहाँ पे यह है, अगला फैक्ट्स जो भारत और विश्व के बीच को स्थिति को दर्शाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भारत और विश्व के बीच। तो सबसे पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। तो आइए भारत के पड़ोसी देश में बात करते हैं। तो कहता है कि दक्षिण एशिया में भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? साउथ एशियन। देखो सार्क कहने का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। ये आपसे पूछा जाता है कि भारत सार्क का सदस्य है या नहीं, तो बिल्कुल है। और सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे की ओर बढ़े तो इसमें कहता है कि सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं, यानी सार्क में जो सदस्य हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वो आपका एक भारत है। फिर उसके बाद पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। ध्यान रखना है, सार्क के सभी सदस्य हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है कि भारत का जो स्थल सीमा है वो 7 देशों को छूता है। भारत का जो बॉर्डर है वो कितने देशों को छूता है? तो 7 देशों को छूता है। इन देशों का नाम यहाँ पे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तथा म्यांमार। इतने देशों को भारत की जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे कि श्रीलंका और मालदीव जो है वह हिंद महासागर में स्थित है और ये भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है। आगे की ओर बढ़े तो कहता है कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका किस खाड़ी, या यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है भारत और श्रीलंका किस संधि के द्वारा अलग होती हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा पाक जल संधि, लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सी खाड़ी से होती है, तो आपको ध्यान रखना है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती हैं और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो आपका मैकमोहन रेखा खींची गई है। जबकि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। अगला पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है और यही हम यहाँ पे भारत और विश्व की स्थिति को समझाने की कोशिश करें। तो कैसा लगा आज का ये क्लास? यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।